हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यूरोपीय भारत में आते हैं और कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब हम लोग उस स्थायित्व को समझेंगे कि कैसे ये भारत में अपना विस्तार, अपनी कदम जो है अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। तो आज हम लोग इस क्रम में पढ़ेंगे कि कैसे वो भारत में किन किन स्थानों पर अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ पर उनका प्रसार होता है। तो अगर आप देखें तो सबसे जो सशक्त, जो समृद्ध एरिया था वो बंगाल का था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत आया करते थे, जिसमें असम वगैरह मिला हुआ करता था। तो बंगाल में आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी जड़ें सबसे पहले मजबूत की। आपको पता है कि हमने इसके पहले आपको जब फर्रुखसियर के बारे में पढ़ाया था और उसके पहले भी जब अंग्रेज़ों का क्रम पढ़ाया था आने का क्रम, तब मैंने आपको बताया था कि फर्रुखसियर जो शासक आते हैं वो 1717 में शाही फरमान जारी करते हैं। और 1717 में शाही फरमान जारी करते वक्त उसमें एक तथ्य मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो उसमें ये था कि 3000 वार्षिक रुपए पर बंगाल में व्यापारिक छूट मिल गई थी अंग्रेज़ों को। तो आप देखेंगे कि 1717 के शाही फरमान के बाद फर्रुखसियर का जो यहाँ पर बंगाल में इनका प्रभुत्व है धीरे धीरे शुरू हो जाता है, अपनी व्यापारिक छूट के साथ आ जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर और यह होती है कि औरंगजेब द्वारा एक शासक यहाँ पर नवाब नियुक्त किए जाते हैं औरंगजेब द्वारा। तो उनका नाम होता है मुर्शीद कुली खान। ये कब किए जाते हैं तो ये 1700 के आसपास इनको नियुक्त किया जाता है यहाँ पर दीवान के, माफ़ कीजिएगा, दीवान के पद पर। तो किसको? मुर्शीद कुली खान को, मुर्शीद कुली खान। तो इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है औरंगजेब के जरिए। लेकिन 1717 में क्या होता है कि फर्रुखसियर जो होते हैं वो इनको यहाँ का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार बना देते हैं, जो कि बाद में यहाँ के नवाब बनते हैं। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों का जो क्रम है वो सबसे पहले बंगाल में शुरू होगा। और बंगाल उस समय का सबसे उपजाऊ प्रांत था, सबसे समृद्ध प्रांत था। इसलिए अंग्रेज़ों की जो पकड़ थी, अभी तक आपने देखा वो सूरत, मद्रास जैसे स्थलों पर उनकी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित होती रहीं। अब उनको अपना एक विस्तार यहाँ पर फैलाना था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो फोकस किया वो बंगाल की तरफ किया। तो आज हम लोग बंगाल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और मैसूर का जो क्षेत्र है कैसे वो उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो मैसूर के बाद इस तरीके से हम लोग अलग अलग भागों को पढ़ेंगे कि कैसे वो पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आपके लाइक्स एंड शेयर, जो कमेंट्स आते हैं, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आके आऊँ। तो क्रम से पढ़िए। जिन्होंने अभी तक पूरे वीडियोस नहीं पढ़े हैं वो उनको स्टार्ट टू एंड देखें और पेशेंस के साथ देखें, आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो आज हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आपको हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो इसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ें कि बंगाल में अंग्रेज़ों की विजय किस प्रकार होती है। और इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैसूर पर उनका नियंत्रण कैसे स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइए डालते हैं इन पर एक नज़र। पहले क्वेश्चन आता है क्रम पर। क्रम अर्थात बंगाल के नवाबों का क्रम, बंगाल में हुई घटनाओं का क्रम, बंगाल में बदली राजधानियों का क्रम। तो 3 क्वेश्चन क्रम को लेके बनते हैं बंगाल से। सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, आपको याद रखने होते हैं। मैंने आपको एक ही नज़र में आपके सामने इनको रखा हुआ है। आइए फटाफट देख लेते हैं। अभी इनसे संबंधित बातों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बंगाल के विजय के क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको बताया कि औरंगजेब जिनको यहाँ पर दीवान नियुक्त करते हैं मुर्शीद कुली खान, वही जो है आगे 1717 में उनको नियुक्त करते हैं सूबेदार। कौन? फर्रुखसियर। तो 1717 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शाही फरमान मुर्शीद कुली खान का नियुक्त किया जाना। तो बंगाल में क्रम शुरू होता है। आप देखेंगे मुर्शीद कुली खान का जो क्रम है वो 1717 से 1727, 10 वर्ष तक ये रहते हैं यहाँ पर। तो इनसे संबंधित प्रमुख बातों को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। एक समरी में देख लेते हैं कौन किसके बाद आया। तो मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन। अभी इनके ईयर पे नहीं जाते हैं, जिनका इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैंने लिख रखा है आपको क्रम समझने के लिए, क्योंकि इनको पढ़ेंगे भी। फिर इसके बाद 2 जो शासक आते हैं जिनका इतिहास में बहुत अधिक महत्व नहीं है, शुजाउद्दीन और सरफराज। तो इनको अभी हम लोग याद रखेंगे केवल क्रम के लिए कि मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन और सरफराज आते हैं।
और अगर देखा जाए तो एक योग्य शासक कौन आता है, तो पहला योग्य शासक आता है अली वर्दी खां। तो मुर्शीद कुली खां भी काफ़ी हद तक योग्य होते हैं, लेकिन उसके बाद एक योग्य शासक आते हैं अली वर्दी खां। इनके बारे में अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आते हैं, जो कि इनकी छोटी पुत्री के ये पुत्र होते हैं, दौहित्र होते हैं। तो सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध इन्हीं के समय लड़ा जाता है। फिर इसके बाद मीर जाफ़र जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए जाते हैं, और फिर अंग्रेज़ कैसे बार बार नवाबों को पलटते हुए मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को ले आते हैं, और फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को फिर से वापस नवाब बना देते हैं। तो एक दोस्तों ये क्रम का सवाल है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा। आपको इसमें सिराजुद्दौला का क्रम ईयर याद रखना है कि 1756 से 1757 के बीच में है। तो इनका क्रम अगर आपके ईयर कुछ ऐसे याद रहेंगे तो एक क्वेश्चन क्रम लगाने का समझ में आ जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं। मुर्शीद कुली खान के बाद दो कौन कौन से, सुजाउद्दीन और सरफराज। फिर आते हैं योग्य शासक अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जैसे प्लासी का युद्ध। फिर अंग्रेजों द्वारा नियुक्त होते हैं मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम और फिर से मीर जाफ़र। तो ये रहा नवाबों का क्रम। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्रम। तो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनको भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उन घटनाओं को ही पहले देख लेते हैं कि इनकी डेट क्या है, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी घटना किसके बाद हुई। तो इस पर क्वेश्चन अब खूब आने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले घटती है ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध होता है जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और साथ में मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, सस्पेंडेड, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी भी इसमें बक्सर के युद्ध में ये रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध में। जब पराजित होते हैं मुगल शासक और अवध के नवाब, तो इलाहाबाद की पहली संधि होती है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। तो दो संधियां होती हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, तो बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। तो क्रम क्या हुआ, पहले ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना के बाद क्या आएगा, अलीनगर की संधि, फिर प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध आएगा, फिर इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, और उसके बाद फिर बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके क्रम के तैयार हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि बंगाल की राजधानी परिवर्तन का क्रम क्या है। तो आपका क्रम है, पहले बनता है ढाका, ढाका के बाद बनती है राजधानी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदा के बाद बनती है मुंगेर। अभी आपको ये याद नहीं हुए होंगे क्योंकि ये कंटेक्स्ट फॉर्म में है। अब हम इनसे संबंधित तथ्यों को जब पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं बंगाल विजय के बारे में। दोस्तों, मुर्शीद कुली खान जब यहाँ के नवाब बनते हैं, यहाँ के सूबेदार बनते हैं, तो यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। वो मुगलों के नियंत्रण से थोड़ा मुक्त होना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ वो इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला कदम ये उठाया कि जब यहाँ राजधानी परिवर्तन देखेंगे तो उन्होंने क्या किया कि ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने राजधानी बदली। तो मुर्शीद कुली खान को अगर हम देखें तो इनका सबसे प्रमुख बातें क्या हैं जो इनसे क्वेश्चन बनती हैं। तो मुर्शीद कुली खान जो कि 10 वर्षों तक रहे, कब से, 1717 से 1727, ये मैं आपको पहले ही यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो 10 वर्ष रहते हैं। इस दौरान इन्होंने क्या किया कि ढाका से, जो बंगाल की राजधानी थी, तो ढाका से इन्होंने मुर्शिदाबाद उसको स्थानांतरित किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी का परिवर्तन किसने किया, तो मुर्शीद कुली खान ने। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, इजारेदारी व्यवस्था का इन्होंने शुरू किया, प्रारंभ किया, इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ की। तो लगान वसूली की व्यवस्था जो है इजारेदारी, वो इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की। तो दो प्रमुख बातें इनसे मुर्शीद कुली खान से पूछी जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा मिलेगा। इसके बाद इनके जो दामाद हैं, मुर्शीद कुली खान के बाद इनके दामाद आते हैं सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन के पश्चात फिर इनके पुत्र आते हैं सरफराज खान। इनका इतिहास में बहुत स्थान नहीं है क्योंकि इनके जो प्रमुख इनके समय में कुछ विद्रोह हुए जिनसे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, तो हम लोग यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें होता यह है कि सरफराज खान के दौरान पटना में एक शासक होते हैं दीवान, अली वर्दी खान नियुक्त होते हैं। तो अली वर्दी खान विद्रोह करते हैं। उस विद्रोह के दौरान सरफराज खान की मृत्यु होती है, और सरफराज खान के बाद अब बनते कौन है नवाब, तो अली वर्दी
खां। तो आप देखेंगे कि मुर्शीद कुली खान के बाद प्रमुख जो आपको पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? अलीवर्दी खान। अब देखिए अलीवर्दी खां यहां पर बनते हैं 1740 से 1756 में। 1740 से 1756। अब देखिए अलीवर्दी खान की यहां पर खास बात क्या है। दरअसल अलीवर्दी खान एक ऐसा योग्य शासक था जो कि वो अंग्रेजों को बहुत अच्छे से समझता था। तो आपको बता दें कि अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां ही थी, पुत्र नहीं थे। एक की शादी पटना में, एक की ढाका में, एक की पूर्णिया में होती है। लेकिन इनके शासनकाल के दौरान ही जो इनके तीनों दामाद होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके शासन की जो सत्ता होती है वो आती है किसके पास? तो ये उत्तराधिकारी अपना नियुक्त करते हैं। अपनी जो सबसे छोटी पुत्री थी पटना में, तो उनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उनके पुत्र सिराजुद्दौला को ये नियुक्त करते हैं। अब इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? दरअसल अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिराजुद्दौला को ये उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। तो अलीवर्दी खान ये अपने नाती को ये समझाते हैं कि यदि आप यूरोपियों से संभल कर रहेंगे तो देश आपके हाथ में बना रहेगा। स्टेटमेंट आता है कि किसने कहा था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन हैं, ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इन्हें पाला जाए तो ये शहद देंगे और इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अलीवर्दी खान का है। एक्चुअली उन्होंने ये सिराजुद्दौला को समझाया था कि आपको इन्हें दुर्ग नहीं बनाने देना है, इनको यहाँ पर शरण नहीं लेने देना है, क्योंकि यदि इनकी जड़ें यहाँ पर मजबूत हुई तो देश हाथ से निकल जाएगा। तो अलीवर्दी खान एक ऐसा पहला दूरदर्शी शासक प्रतीत होता है जिसने अंग्रेजों की चाल को समझ लिया था। वह उसकी किस्मत खराब कहें या जो भी रहा कि उसको अगले जो उत्तराधिकारी मिलते हैं वो उतने योग्य नहीं मिलते हैं। तो होता क्या है कि इनकी एक पुत्री का जो पुत्र है सिराजुद्दौला वो नवाब बनता है। तो आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला यहाँ नवाब तो 1756 में बन जाते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि अगर एक पुत्री का पुत्र नवाब बनता है तो बाकी जो 2 पुत्रियां पूर्णिया में और ढाका में है तो उनका क्या वहाँ पर क्या उसे स्वीकार करेंगे? नहीं। तो होता यह है कि इनका घरेलू कलह पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो घसीटी बेगम है यानी कि ढाका के गवर्नर की जो विधवा थी, पत्नी थी, तो उनकी मौसी घसीटी बेगम और इस तरीके से पूर्णिया में जो इनकी मौसी थी उनके जो पुत्र थे, तो दोनों मिल करके ये अंग्रेजों के साथ में एक समझौता कर लेते हैं और षड्यंत्र रचते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। होता क्या है, सिराजुद्दौला प्रारंभ में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की बहुत कोशिश करता है और वो अंग्रेजों को खदेड़ देता है। अंग्रेजों को खदेड़ करके वह यहाँ से भगा देता है, दुर्गों पर वो अनुमति नहीं देता दुर्गों के निर्माण के, और उनको भगा देता है। वो सेनाएं परास्त होकर के यहाँ से भाग जाती हैं, एक द्वीप पर यहाँ पर शरण लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पर ये अंग्रेज परास्त होंगे तो उन्होंने क्या किया, अपने मद्रास की जो टुकड़ी थी उसको इन्फॉर्म किया कि आइए यहाँ पर हमारा जो शासन है वो समाप्त हो रहा, हमें यहाँ से भगाया जा रहा, हम पराजित हैं। तो यहाँ से क्लाइव अपनी सेना लेके चलता है। क्लाइव का आना, क्लाइव ने सीधे युद्ध करना प्रारंभ नहीं किया। क्लाइव ने आकर के यहाँ पर कोलकाता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और कोलकाता पर जब यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध होता है, संघर्ष की स्थिति होती है षड्यंत्र के जरिए, तो कोलकाता पर इनका जब अधिकार हो जाता है तो यहीं पर जो क्लाइव हैं वो और जो ये सिराजुद्दौला हैं इनके बीच में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव, दरअसल सिराजुद्दौला भी सोच रहे थे कि इस समय युद्ध लड़ना ठीक नहीं, और इसमें जो क्लाइव थे उनका भी सोचना था कि किसी प्रकार जो हमारे साम्राज्य यहाँ पर खो गए हैं हमको वापस मिल जाएं। तो दोनों संधि की इच्छा चाहते थे, तो दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, उसका क्या नाम बनता है, अलीनगर की संधि। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में पढ़ा दिया कि किस प्रकार से अलीनगर की संधि पर वो लोग आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक घटना और घटती है। एक्चुअली जब यहाँ पर ये अंग्रेजों को भगाते हैं सिराजुद्दौला, तो उसमें एक घटनाक्रम आता है ब्लैक होल की घटना। वास्तव में यह अंग्रेजों द्वारा प्रचारित एक दुष्प्रचार है, इसका इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी विलियम हालवेल। तो हालवेल जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका कहना तो ये था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ बुरा बर्ताव किया। जब उनके साथ युद्ध हुआ तो 18 बाई 14 के कमरे में, 18 बाई 14 फीट के कमरे में
146 लोगों को बंदी बना दिया। अब आप सोचिए कि 18x14 के कमरे में 146 लोगों को बंदी बना दिया गया और रात में उसमें से बहुत सारे लोग मिल गए, जिसमें हालवेल सहित 23 लोग जिंदा बचे। तो उसका इसका बहुत प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन और इसी घटना को ही कहा गया ब्लैक होल की घटना। तो उस रूम में बंद करके अगर यूरोपियों को मारने का जो षड्यंत्र है, जो हालवेल द्वारा प्रचारित किया जाता है, और किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। वास्तव में वो सिराजुद्दौला को एक निरंकुश शासक दिखाना चाहते थे इतिहास में, और सपोर्ट लेना चाहते थे कि सिराजुद्दौला एक निरंकुश शासक है जो कि इस प्रकार से भी हत्याएं कर सकता है। तो हालवेल द्वारा प्रचारित एक घटना है, वो कौन सी है? तो ब्लैक होल की घटना। कब घटित होती है? 20 जून 1756। तो 1756 में सिराजुद्दौला जब भगाते हैं उस समय की एक घटना दुष्प्रचारित ये होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है वो किसके समय में घटित होती है? तो वो सिराजुद्दौला के समय में घटित होती है, ऐसा प्रचारित किया गया था। अब होता क्या है कि जब वहां से भाग जाते हैं, क्लाइव यहाँ से आते हैं, तो अलीनगर की संधि होती है। एक्चुअली जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कोलकाता को ही अलीनगर का नाम दिया था। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब इनके बीच में अलीनगर की संधि होती है तो वो कब होती है? तो अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। तो यहाँ पर आप याद रखें कि ये 1757 में, यानी कि 9 फरवरी, अगर आपको डेट ना भी याद रहे तो 1757 में अलीनगर की संधि होती है, जिसके तहत होता क्या है? तो अंग्रेज बहुत स्मार्ट थे, उनको अपने एरिया चाहिए होते थे। वो वास्तव में वो चाहते थे कि जो हम लड़के नहीं जीत पाए वो संधि से ले लें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी संधि की शर्तों में ये रखा कि आपका साम्राज्य बना रहे, हमारे जो दुर्ग हैं हमको वापस कर दीजिए, जो हमारी व्यापारिक कोठियां हैं उनको फिर से, और हमें व्यापार की अनुमति प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से उस संधि के तहत इनको एक क्षेत्र भी मिल जाता है, अपने दुर्गों को फिर से सुदृढ़ करने की अनुमति मिल जाती है, और सिराजुद्दौला साथ में इनके बीच में अलीनगर की संधि होती है, जिसके तहत दोनों शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियां भी होती हैं और अंग्रेजी कंपनियां भी होती हैं। तो होता यह है कि इन्होंने आगे दुर्गीकरण का जो कार्य है, किले के दुर्गीकरण का, वो उस पर मनाही की गई थी कि आगे इस पर कोई सेना नहीं रखी जाएगी, दुर्गीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसी संधि के तहत था। तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले, वो नहीं माने, विरोध बढ़ता गया। होता क्या है, इसी दौरान जब वहाँ पर क्लाइव नवाब आके गवर्नर नियुक्त होते हैं तो क्लाइव षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। आप जानते हैं कि षड्यंत्र वहाँ रचना आसान हो जाता है जहाँ पर पारिवारिक कलह हो। तो सिराजुद्दौला के तो वैसे भी 2 मौसियाँ पहले से ही इनके अगेंस्ट में थी। तो होता यह है कि वहीं पर अंग्रेज इनके साथ मिलते हैं, इनके साथ में जो उनकी मौसियाँ थी उनके साथ में उनकी सेनाओं को मिलाते हैं और अंग्रेज होते हैं और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। होता यह है कि सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनानायक थे, जो दीवान थे, जो प्रमुख सेनानायक, वो क्या नाम था? मीर जाफर। तो मीर जाफर को ये अपने में मिला लेते हैं। मीर जाफर से कहते हैं कि आप प्रमुख सेनानायक हैं और यदि आप हमारा साथ दें तो सिराजुद्दौला के बाद हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। शर्त यह होगी कि मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों को 24 परगना जो वहाँ पर क्षेत्र था उसकी दीवानी प्रदान करेगा और इसके साथ ही बहुत सारा जो भी छूट हैं वो उनसे लेंगे। तो आप देखिए वो उनका सिराजुद्दौला के जो सेनानायक हैं वो उन्हीं को मिला लेते हैं। और होता यह है कि जो इनके प्रमुख दीवान थे तो दीवान को भी, और साथ में इनके जो बैंकर थे उनको, और एक प्रमुख व्यापारी, तो इनके नाम भी कई आपको मिलेंगे, सेठ हमीचंद मिलेंगे, तो इस तरीके से मानिकचंद मिलेंगे, ऐसे कई नाम मिलेंगे। तो प्रमुख नाम हमें यहाँ पर याद रखना है मीर जाफर। तो ऐसे इनके कई पदाधिकारियों को अंग्रेज षड्यंत्र पूर्वक आपस में मिला लेते हैं। तय ये होता है कि प्लासी के मैदान में युद्ध लड़ा जाएगा। तो आप एक जानते हैं कि एक युद्ध ऐसा हुआ जो युद्ध हुआ ही नहीं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के इतिहास का वह निर्णायक युद्ध जो वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं वो कौन सा है? तो वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कौन आती हैं? तो वो जो हेक्टर मुनरो थे उनकी सेना आती है। तो इसमें क्लाइव जो है एक तरफ से आते हैं। तो होता क्या है कि युद्ध में जब प्लासी के मैदान में दोनों सामने सामने होते हैं तो मीर जाफर अपनी सेना ले करके वो अंग्रेजों से मिल जाता है और फिर ये सिराजुद्दौला इनको वापस कर दिया जाता है कि आप पीछे हट सकते हैं और यहाँ पर मैं युद्ध का मोर्चा संभालूंगा। वो पीछे हटते हैं, यहाँ पर मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाते हैं।
दोनों के बीच में। यहाँ पर कई ऐसे जो साथी हैं जो इनकी तरफ से लड़ते हैं, उनकी मौत भी होती है। तो होता क्या है कि इनकी मृत्यु इसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बनाया जाता है मीर जाफर को शासक। तो ऐसे घटनाक्रम आपसे टाइम टू टाइम इसमें पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा जाता है वो कब? 23 जून 1757 में। तो प्लासी का युद्ध याद रखें, प्लासी का युद्ध कब? 1757 में। इनकी डेट भी यहाँ पर दी हुई है, तो 23 जून 1757। तो एक राष्ट्र दो इसमें था, किसने किया? मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ, और वो बन जाता है नवाब। शर्तों के मुताबिक अंग्रेजों ने अपने अनुसार जितना टैक्स लेना चाहा वो लिया, जो शर्तें वहाँ से लेना चाहिए वो लिया, और इसके अकॉर्डिंग फिर मीर जाफर वहाँ पर जब शासक बनते हैं तो उनसे धन उगाही की इच्छा उनकी लगातार बढ़ती रही। अब आप देखें कि जब मीर जाफर आएगा यहाँ पर 1757 में, 1757 से 1760 तक रहता है, तो मीर जाफर परेशान हो जाता है। जैसे आइए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। जब मीर जाफर शासक बनते हैं तो वो अंग्रेजों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आर्थिक ज़रूरतों के पूरा ना होने की वजह से होता क्या है कि अंग्रेज सोचते हैं कि जिस लिए इनको यहाँ पर बैठाया गया वो यहाँ पर उनका उस मुताबिक काम नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको हटा करके यहाँ पर मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब। तो वास्तव में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने मीर जाफर को बैठाया था, और फिर मीर जाफर को हटा करके कि मीर जाफर तो अब जो हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। अली वर्दी खान के बाद आप देखेंगे तो अगर कोई दूसरा योग्य शासक आता है तो वो आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम एक बार शासक बन तो जाते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों को समझा देते हैं कि भारतीय जो हैं वो अपने खून के पक्के होते हैं। तो मीर कासिम ने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई गई थी, आप देखें मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी, उसको ये क्या करते हैं कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी ले जाते हैं मुंगेर, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का थोड़ा सा कम वो होगा हस्तक्षेप, तो ये ले जाते हैं मुंगेर। तो आप देखें तो पहले जो राजधानी थी वो ढाका, उसके बाद बनती है मुर्शिदाबाद, उसके बाद आती है मुंगेर। तो इस तरीके से आप देखें तो ये राजधानी में परिवर्तन करते हैं मुंगेर में। मीर कासिम ने इसके तहत बहुत सारे तरीके से अपने शासन को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, जिसमें कई प्रकार से अंग्रेजों पर रोक भी लगी। क्या ये बात अंग्रेजों को पसंद आती? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को फिर से हटाने की कोशिश की। तो मीर कासिम को वो पदच्युत कर देते हैं। वो सोचते हैं इससे अच्छा तो इसके पहले वाला ही था, जो हमसे जो चाहते थे वो करा लेते थे। तो वो क्या करते हैं, मीर कासिम को आप देखें तो केवल ये 3 साल ही रहते हैं। इनको अंग्रेज फिर से हटा करके मीर जाफर को वापस दीवान जो वहाँ के नवाब हैं वो बना देते हैं। तो आप देखें मीर जाफर 2 बार बनते हैं। अब होगा क्या, मीर कासिम हैं तो इनके समय होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध का समय पहले पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को। अब 22 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, किसके किसके बीच में होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है। तो देखिए यहाँ सब मीर कासिम को जब हटाया जाता है तो ये आते हैं मीर कासिम, यहाँ पर अवध के नवाब होते हैं। अवध के नवाब कौन होते हैं, शुजाउद्दौला। तो पहला नाम आएगा मीर कासिम। इनके पक्ष को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। ये किसके पास जाते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। तो इनके साथ वो भी मिल जाते हैं, शुजाउद्दौला। उसी समय जो अब मुगल सम्राट जो दिल्ली में थे, शाह आलम द्वितीय, वो भी यहाँ पर होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक समय 2 शासक हो जाते हैं, तो शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पर रहते हैं। तो एक त्रिगुट बन जाता है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय। तो इनके साथ में ये त्रिगुट बन जाता है। मीर कासिम इनसे मदद मांगता है इन दोनों से, और आपस में इनकी एक सेनाएं इकट्ठी होती हैं। होता क्या है, वर्सेस जो युद्ध होता है, इधर से अंग्रेज होते हैं
तो अंग्रेजों में इनका नेतृत्व कौन करते हैं? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की सेना थी जो कि इनका सामना करने के लिए युद्ध होता है। आप देखेंगे कि इस मुर्शिदाबाद जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, तो अंग्रेजों की यह सेना जो थी वो पूरी तरीके से अनुशासित थी, तोपखाने से सुसज्जित थी। वो इनकी तीनों की सेना को परास्त कर देती है। ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। आप यहाँ पर अगर कंपेयर करें कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में आप देखें तो उस समय नवाब की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन षड्यंत्र की वजह से उस पर विजय पाई गई थी। यहाँ पर भी जो सेना थी वो नवाब की बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने शौर्य के दम पर, अपने तोपखानों के दम पर, अपनी अनुशासित फौज के दम पर इसे जीता था। तो 1764 में उनको एक विजय ऐसी मिलती है जो कि भारत में यह दिखा देती है कि वह न केवल षड्यंत्र बल्कि अपने दम पर यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। और होता यह है कि मीर कासिम तो परास्त होता ही है, जो कि यहाँ से भगाया जा चुका होता है। इसके साथ ही हार जाते हैं शुजाउद्दौला, मीर कासिम की तो हत्या कर दी जाती है। शुजाउद्दौला हो जाते हैं परास्त, तो अवध का जो क्षेत्र होगा वो भी अंग्रेजों के साथ पास में आ गया। और इसके साथ ही दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय भी परास्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज बहुत स्मार्ट तरीके से एक संधि करते हैं। तो वो दरअसल पहली जो संधि करते हैं वो बुलाते हैं शाह आलम द्वितीय को। इनसे होती है इलाहाबाद की संधि प्रथम। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ होती है? तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में। तो शाह आलम, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो संधियां हुई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो आप देखेंगे जो ये बक्सर का युद्ध होता है इसमें इनकी पराजय होती है 1764 में। तो उसके बाद संधि होगी 1765 में। तो 12 अगस्त को पहली संधि होती है, उसके ठीक 4 दिनों बाद 16 अगस्त को दूसरी संधि होती है। तो 12 अगस्त ये आपसे पूछा जाएगा किसके किसके बीच में पहली संधि हुई थी? 1765। तो किसके किसके बीच में हुई? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, अंग्रेजों या क्लाइव जो भी लिखा जाए, क्लाइव के बीच में होती है। इसमें होता यह है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आप देखेंगे इससे मिलता क्या है इनको? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। किसको? अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ ही होता क्या है कि मुगल सम्राट को भी ये क्या करते हैं कि जो ये आपके शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला से अवध से कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा एवं इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो दे दिया जाता है मुगल सम्राट को अवध से निकाल करके। तो ये दिया जाता है मुगल शासक को, दे दिया जाता है। तो आप देखिए जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। किसके किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में। और जो शर्तें होती है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी जो है वो अंग्रेजों को मिल जाएगी। इसके साथ ही कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र हैं वो मुगल शासक को दे दिए जाएंगे। अब इसके बाद एक दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की, भाई अवध के भी नवाब तो हैं तो उनसे दूसरी संधि करेंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब इसके 4 दिन बाद की डेट याद रख लीजिए, ये 12 अगस्त है तो ये 16 अगस्त, द्वितीय संधि। कब? 16 अगस्त 1765। तो आपको 3 डेट याद रखनी है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, फिर अगस्त में 2 संधियां, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। ये किसके किसके बीच में होगी? तो द्वितीय संधि जो होती है वो होती है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। इनके बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इसके तहत होता यह है
कि कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर शेष जो क्षेत्र हैं वो इनको वापस कर दिए जाते हैं। तो इनको क्षेत्र वापस मिल जाते हैं, लेकिन इनसे निकल जाता है कड़ा और इलाहाबाद, तो क्षेत्र इनको वापस मिल जाता है। और इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप इसमें फर्जी का युद्ध में शामिल हुए मीर कासिम के साथ, तो 50 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया जाता है। तीसरी बात, अंग्रेजी सेना इनके यहाँ आकर रहेगी, जिसका जो खर्च है वो ये उठाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो इलाहाबाद की 2 संधियों द्वारा क्लाइव ने एक साथ न केवल बंगाल पर अपना कब्जा किया, बल्कि दिल्ली के शासक पर भी अपना एक कब्जा, यानी कि उनको उन पर भी विजय प्राप्त की, उनसे संधि करके उनको विवश किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको मिल जाए। अब वो यहाँ पर एक व्यापारी की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक शासक की हैसियत से रह सकते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि बक्सर के युद्ध के बाद भी वो सीधे सत्ता में नहीं आते हैं, कि बक्सर के युद्ध के बाद वो सीधे गवर्नर ही शासन नहीं चलाता है, बल्कि वो करते ये हैं कि जो यहाँ पर शासक हैं मीर जाफर को जब ये बनाते हैं तो मीर जाफर के पुत्र को वहाँ पर शासक बना देते हैं, और वो अपनी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो सीधे शासन में नहीं आते हैं। तो व्यापारिक अपना जो कार्य है वो जारी रखते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव हो जाता है वो यहाँ से धन वसूली का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब उसके बाद होता यह है कि इस संधि के बाद बंगाल में शुरू होता है द्वैत शासन का दौर, जिसे लॉर्ड क्लाइव लगाते हैं, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। तो द्वैत शासन क्या था कि जितने जिम्मेदारी भरे कार्य थे, जहाँ से पैसे आने थे, माफ़ कीजिएगा, जितने इनकम वाले सोर्सेज थे, वो प्रशासन, दीवानी या जितने भी राजस्व के थे वो सभी अंग्रेजों ने ले लिए, और उसके बाद जितने उत्तरदायित्व वाले विभाग थे वो नवाब को दे दिए गए। तो द्वैत शासन का क्रम शुरू होता है। तो ये पूछा जाता है बंगाल में द्वैत शासन किसके समय में लगाया गया, तो लॉर्ड क्लाइव के समय, और किसने हटाया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने के बजाय आप इसको मेंशन कर सकते हैं कहीं पे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, क्लाइव ने। कब, 1765 में, और हटाया कब, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे जो बंगाल का जो विजय है, इनका जो क्रम है वो बहुत ही तरीके से एक क्रम के जरिए किस तरीके से वो प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, फिर वो बक्सर के युद्ध के तहत जो मुगल तक है, मुगल शासन से लेकर के क्षेत्र पूरा कब्जा कर लेते हैं, और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल के बाद उनका मैसूर अभियान कैसे होता है, कैसे वो अपनी यहाँ पर पकड़ मजबूत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में मैसूर विजय के साथ। पढ़ाई करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।